प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो जीएसटी है उसकी दरों को रैशनलाइज किया जाएगा और वो समय आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की और अब जो जीएसटी की दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं उसमें जो 4 दरें थीं जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% थी, वो अब सिर्फ 5% और 18% रह गई है। ऐसे में क्या आपकी पॉकेट पर भार कम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप घर के लिए अपने टीवी खरीदते हैं तो सबसे पहले टीवी की ही बात कर लेते हैं। मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, हर आदमी की जरूरत होती है। अब एलईडी का जमाना आ गया है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं दरअसल ये 32 इंच टीवी है। ये 5% के दायरे में ही रहेगा। लेकिन अगर आप शौकीन हैं थोड़ी बड़ी टीवी खरीदने के तो एलईडी टीवीज जो हैं ये खास तौर पे पैनल्स हैं और ये पैनल्स काफ़ी अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब जो 28% की जीएसटी ली जाती थी वो सिर्फ 18% की जीएसटी आपको इस पे देनी पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक करीब आपका 1,000 रुपए से 2,500 और 5,000 रुपए तक इसमें बच सकता है। दिवाली आ रही है, ऐसे में आपको जाहिर तौर पर कुछ आप घर के लिए सामान खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे या फिर एसी खरीदेंगे तो उसमें भी कटौती की गई है। गर्मी में आपको एसी की जरूरत होती है, ठंडी हवा की जरूरत होती है। ऐसे में जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट देख करके हैरान हो जाते हैं। लेकिन जीएसटी की जो नई दरें हैं, अब एसी के लिए भी अब आपको कम कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी एसी पर जो आप खर्च करते रहे हैं 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक, वो अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ये आइटम है, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारे आइटम जो है वो 18% के दायरे में रख दिए गए हैं। सबसे पहले एसी की बात करते हैं। एसी में अगर आप 1 टन का एसी खरीदते हैं तो उसकी लगभग कॉस्ट आती है 30,000 रुपए। सीधे तौर पर आपके 3,000 रुपए इसमें बचने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 1.5 टन का एसी खरीदते हैं तो उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए होती है। 40,000 रुपए के हिसाब से आपके 4,000 रुपए बचने जा रहे हैं। इसी तरीके से रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, चूंकि 18% के हिसाब से है, तो रेफ्रिजरेटर अगर आप खरीदते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खरीदते हैं तो उसके लिए जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती थी 30,000 रुपए से 45,000 रुपए के बीच में, उसमें भी आपको करीब 2,500 से 5,000 रुपए तक की कीमत जो है वो आपकी सीधे तौर पे बचेगी। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ऐलान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो प्लान है ये इस वजह से है क्योंकि इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इससे पैसे की बचत होगी। जो आम आदमी पैसा बचाना चाहता है पॉकेट पर, वो उसका बचेगा और वो सीधे तौर पर जो है मार्केट में, निवेश में वो पैसा लगाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये इशारा दिया था कि जीएसटी में कई अलग अलग प्रारूप में छूट मिल सकती है। अब ऐसे में घोषणा भी हो गई है कि जीएसटी कई अलग अलग प्रारूप में काफ़ी छूट मिलने जा रही है। पर बात की जाए इंश्योरेंस सेक्टर की, हेल्थ हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस, उसमें जीएसटी में भारी कटौती हो रही है। 5% लेकर के 0%, यानी कि पूरी तरीके से छूट भी मिलने जा रही है। ऐसे में आम व्यक्ति क्या सोचता है, इससे जुड़े लोग क्या सोचते हैं, ये कितनी बड़ी छूट है और इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है, हम सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से जीएसटी में छूट में कई प्रारूप में चीज़ें सामने आई है, इससे कितना फ़र्क आएगा और प्रधानमंत्री जी ने जो एक बार इशारा दिया था 15 अगस्त को, उसके बाद आज जो ये शुरू हुआ है, हालांकि लागू 22 सितंबर से होगा, इससे कितना फ़र्क आएगा, आप लोगों में क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो ये बात मैं कह दूं कि जब से ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जीएसटी आया है, इनफैक्ट इंश्योरेंस क्या है, एक आवश्यकता है। जब तक आवश्यकता के ऊपर जीएसटी लगा रहेगा तो बड़ा अजीब सा फील होता था। हम लोग एलआईसी के सारे विकास अधिकारी, कर्मचारी, सबकी डिमांड थी कि भाई ये आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े। ये एक बहुत खुशी का माहौल है चारों तरफ कि जीएसटी रिमूव किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। ये एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा और उम्मीद करते हैं कि जनमानस को, आम जनता को बहुत फायदा करके जाए। बनारस की जनता, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से जीएसटी को कम किया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग खत्म किया गया है, वो एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लेकर आने वाला है। लोग यही सोचते हैं और उनका मानना है इसका जो असर है वो बेहद पॉजिटिव होगा आम जनता में, जो कि लंबे समय से मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है।
वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। राजधानी लखनऊ में फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया जो करीब 6 चारपहिया वाहनों के साथ अपना रौब झाड़ रहा था। इसी दौरान पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन किया। इसके बाद इस तथ्य सामने आया कि वो फर्जी आईएएस बनकर अब तक कई प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर फायदे ले चुका है। इसके साथ ही साथ उसकी गाड़ियों पर जो पास लगे हैं वो भी पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। सौरभ त्रिपाठी नाम का एक युवक अलग अलग जगहों पर अब तक कई जगहों पर ठगी भी कर चुका था। लिहाजा पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद उम्मीद यही है कि इसमें जो भी लोग अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी पूरी तैयारी के साथ जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस की है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बागपत में जुनेद नाम के एक युवक ने 500 रुपए की दोस्तों के साथ शर्त लगाने के बाद यमुना नदी के इस पुल से भरे भंडारी यमुना में कूदा है और फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां यमुना का जो क्षेत्र है और निवाड़ा चौकी के बिल्कुल समीप है, जो कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल युवक ने यहां से इस पुल से मौत की छलांग लगाई है। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन भी है, क्योंकि चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह घटना हुई है और उस जुनेद ने अपने दोस्तों के साथ में छलांग लगाई है। जुनेद रहने वाला इस पास के गाँव निवाड़ा का ही है और तकरीबन वो 5 से 7 मिनट की उसकी वीडियो है जिसमें वो तैरता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि साफ तौर पर उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है, यानी यमुना नदी के आगोश में वो समा चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस और एनडीआरएफ और जो लोकल गोताखोर है वो उसकी तलाश कर रहे हैं। कब जुनेद का अता पता लगेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, यानी इस पुल से मौत की छलांग जो जुनेद ने लगाई है वो साफ तौर पर वीडियो में देखी गई है, जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। कैमरे से के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत। देश के कई राज्यों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हैं और ऐसे ही हालात दिल्ली से सटे नोएडा में भी हैं। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे डूब इलाके में बने फार्म हाउस और वहाँ खेती करने वाले तमाम लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस सेक्टर 126 के पास हम मौजूद हैं पुश्ते पर, और फुटपाथ पर आप देखेंगे तमाम जो सामान है फुटपाथ पर रखकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपना अपना सामान लेकर तमाम जो लोग हैं डूब इलाके से बाहर निकल कर आ गए। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि सभी लोगों को रहने के लिए स्कूल में, बारात घर में इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे तमाम जो हज़ारों लोग हैं वो पुश्ते पर बाढ़ वाले इलाके से निकलकर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर किसी तरीके की जो राहत है वो इन लोगों को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अपना अपना सामान लेकर रोड पर खड़े हुए हैं, फुटपाथ के ऊपर सामान रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तंबू ज़रूर बना लिए हैं, लेकिन ये देखेंगे किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा जो डूब इलाका है वहाँ पर पानी पहुँच जाने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। प्राधिकरण की टीम और पुलिस की टीम या जिला प्रशासन की टीम तमाम तरीके के दावे कर रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात की जा रही है, मेडिकल के लिए जो टीमें हैं उनको लगाने की बात की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात हैं। और तो छोड़िए, यहाँ पानी पीने के लिए टैंकर तक का इंतज़ाम जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है और सभी लोग इसी तरीके से रहने के लिए अपने परिवारों के साथ मजबूर हैं। ये तंबू देखिए, इसमें छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग निकले हैं और खाने पीने का जो भी अपना सामान है वो अंदर से लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। हर वर्ग के बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इतने लोग डूब इलाके में रहते थे वो तमाम लोग अपने परिवारों को लेकर इस तरीके की झुग्गी बनाकर यहाँ पर पहुँचे हैं और दूर तक आपको दिखाई देंगी झुग्गियाँ ही यहाँ पर बना रखी हैं। और इस झुग्गी में क्योंकि बरसात का भी मौसम है, लगातार बारिश भी आ रही है और बारिश आने के बाद इस रोड की अगर हालत की बात करें, पुश्ता रोड टूटा हुआ है, जगह जगह इसमें गड्ढे हैं। तो ऐसे में बारिश, तूफान और बाढ़ का कहर झेलने के लिए जो तमाम लोग हैं फिलहाल मजबूर हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर आएगा। फिलहाल इंतजार ही ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और अगले आने वाले 2-3 दिन तक यमुना का जलस्तर घटने के आसार नहीं जताए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में दनकौर में, जहां बाढ़ का जो जल स्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे एक बार। जो पानी है ये अभी सुबह के समय ही पानी जो की धारा है जो
यमुना का जो जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है वो पूरी तरीके से किसानों की जो फसल है, सब्जी की फसल कहें या धान की फसल कहें, पूरी तरीके से उसकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है हजारों नहीं लाखों बीघा जो फसल है किसानों की पूरी तरह नष्ट हो गई है और आसपास जो किसान हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। उनकी मोटर से बात करें या उनके ट्यूबवेल जो भी हैं उन्हें पहले ही प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था। प्रशासन ने कल से ही उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और लगातार जिस तरीके से पानी आया है लोग परेशान हैं और सब्जी की फसल से लेकर धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमारे साथ और किसान हम उनसे बात करते हैं। जो कौन सी सब्जी लगी थी आपकी जो अभी पूरी तरह बता रहे हो? जो परमल और बैंगन ये भी ज़्यादा फसल। देखिए लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौके पर हैं, लगातार सभी को रोकते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है हरियाणा के लिए मझावली पुल के लिए भी गुजरता है। यहाँ से रोजाना बताया जाता है इसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से आगे जाके पुल है, हरियाणा टच करता है। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान है वो परेशान है। पानी भरने से जो पूरी फसल है किसानों की पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर अब लोगों को डराने और सताने लगा है। लगातार हथनी कुंड से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। कल भी प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है, जिससे यमुना का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और जो तटवर्ती इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं और जो यमुना के किनारे गांव बसे हुए हैं, उनमें यमुना के जल स्तर ने तबाही मचा दी है। तमाम जो घर हैं यमुना किनारे उनमें पानी भर गया है। यमुना किनारे जितनी भी खेती है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। आगरा का शमशान घाट, ताजगंज हो या फिर कोया घाट का, पूरी तरह से यमुना के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त कोया घाट पर मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे का नजारा आपको मैं दिखाता हूँ। मैं खुद बोट में बैठा हुआ हूँ। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन के अधिकारी इस बढ़ते हुए जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं और पब्लिक को पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि पब्लिक पैनिक ना हो। एक एडवाइजरी भी जारी की है कि यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर से जो लोग यमुना किनारे रहते हैं वो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, अपने डॉक्यूमेंट हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, सूखे अनाज की व्यवस्था कर लें क्योंकि ये जल स्तर जो लगातार बढ़ रहा है इससे आने वाले दिनों में परेशानी होगी। कोया घाट पर ये बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद की गई है। कोई भी व्यक्ति यमुना किनारे जाता है तो उसे निश्चित तौर से खतरे को देखते हुए रोका जाए क्योंकि यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए आगरा का प्रशासन और पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति से जीवित लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन मृतकों के लिए भी और उनके परिजनों के लिए भी परेशानी बेहद ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त मैं गीता कॉलोनी शमशान घाट में खड़ा हूं और मेरे पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यमुना मैया का पानी जो है शमशान घाट पहुंच चुका है क्योंकि यमुना का लेवल जो है वो 207.47 फीट तक पहुंचा और इसके कारण खतरे के निशान को 2 फीट से भी कहीं अधिक जो है ये पहुंच चुका है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि निगम बोध घाट पहले से ही बंद कर दिया गया है और अब गीता कॉलोनी में भी इस तरीके से शमशान घाट, जिसे कि पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा एरिया कवर होता है, वहां पर इस तरीके की दिक्कत आ रही है। लोगों को जो मृतकों के चिताएं हैं उनको जलाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पर चिता नजर नहीं आ रही होगी और जो वहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ बन गए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे निगम बोध घाट बंद है इस समय और गीता कॉलोनी का शमशान घाट खुला हुआ है। तो पंडित जी ने पूरी सपोर्ट करके ऊपर हमारी बॉडी को जलाया, जो कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। नीचे सारा पानी पानी है, टोटल पानी है। यहाँ पे ऊपर जाके जलाने के लिए उन्होंने हमारे को आज्ञा दी कि चलो ऊपर कर लो आप संस्कार, दाह संस्कार। तो जनेंद्र आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो है बिना प्लेटफॉर्म के जो है वो यहाँ पर संस्कार किए जा रहे हैं क्योंकि लकड़ियाँ भी जो हैं वो भीगी हुई हैं। बहुत सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं, अब उनको सुखाने का काम चलेगा। बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर लोगों को आ रही हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके से क्योंकि जीवित लोग तो अपना उनको तो अलग जगह से रेस्क्यू किया ही जा रहा है, लेकिन
मृतकों के लिए अंतिम स्थान ये माना जाता है। पंडित संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। पंडित जी, आप लोगों ने व्यवस्था तो की है, लेकिन ये व्यवस्था कब तक चलेगी? अगर पानी और बढ़ा तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। इतना पानी नहीं आएगा, इतना तो कभी आता ही नहीं है। अगर इतना पानी आ गया तो पूरा एरिया नहीं डूब जाएगा। है जहां आप देख रहे हैं कि लोगों को अब यहाँ प्लेटफॉर्म छोड़कर यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से पानी से लबालब गीता कॉलोनी शमशान घाट पे तो किसी भी तरीके से अंतिम संस्कार किया ही नहीं जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र शर्मा के नाल मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के को जो अपशब्द कहे गए उसको लेकर आज पटना में एक दिवसीय बिहार बंद का आह्वान किया गया है। एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो पोस्टर है वो लगाकर उस पर चप्पल फेंका जा रहा है। आप देखिए, कोयला चोर भारत छोड़ कहा जा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीरें, चारा चोर बिहार चोर, दो अलग अलग व्यक्ति की तस्वीर और उनके ऊपर चप्पल जो है वो रखा गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां का अपमान किया गया। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल दिखाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज पटना में बिहार बंद का आह्वान जो है वो किया गया। एनडीए के तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चप्पल जो है वो दिखाया जा रहा है। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और ये किस तरीके से चप्पल जो है दोनों को दिखाया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर है, दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है उनकी तस्वीर है। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उतर चुकी हैं। पूरी तरीके से इनकम टैक्स को बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चप्पल दिखाया जा रहा है। एक बार ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, एनडीए घटक दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और एक दिवसीय जो बिहार बंद है उसको सफल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं जो पटना जंक्शन से लेकर इनकम टैक्स आने वाला रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सभी गाड़ियाँ जो हैं उन्हें वापस किया जा रहा है। ये सभी गाड़ियाँ जो हैं वो वापस लौट के जा रही हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर जो इनकम टैक्स बोरिंग रोड की तरफ से आने का रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है। यानी कि पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद ये मार्च जो है वो डाक बंगला चौराहे तक लेके जाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। फैजाबाद में रहने वाली एक महिला दरोगा अपने ही ससुराल से टॉर्चर का शिकार हो रही है। पूरा मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महिला दरोगा का आरोप है जब वह ड्यूटी के लिए जाती तो पति कहता पहले वीडियो कॉल करो। हालांकि महिला दरोगा की पोस्टिंग झांसी में है, उनकी ससुराल गाजियाबाद में है। शादी 2020 में हुई थी, वहीं पुलिस विभाग में उनकी नौकरी 2023 में लगी थी। महिला दरोगा का आरोप है उन्हें ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और मानसिक रूप से परेशान भी किया जाता है। महिला दरोगा का आरोप है पति उन पर नौकरी छोड़ने का भी दबाव बनाता है और कहता है हम नौकरी नहीं करने देंगे। इस मामले में महिला दरोगा ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है और अपनी जान को खतरा बताया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बाराबंकी के राम स्वरूप कॉलेज का मामला और ज्यादा विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि राम स्वरूप कॉलेज में लॉ कोर्सेज को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। हालांकि उन छात्रों को एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समर्थन था, जिसके बाद पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी ये विवाद यहीं पर नहीं थमा, क्योंकि छात्रों की मांग थी कि संबंधित कॉलेज के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद इस मामले की जांच अयोध्या के मंडलायुक्त यानी कि कमिश्नर को दी गई। साथ में आईजी ने इस पूरे मामले की जांच की और उसके बाद राम स्वरूप कॉलेज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि कॉलेज के ऊपर 28 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कॉलेज के ऊपर ये आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की मांग की गई कि जो सजा मिलनी चाहिए, सजा और ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो ऐसे कॉलेज हैं वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके।
वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उसके बाद इस पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ा। हालांकि इस मामले को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि मां पूजनीय होती है, वो संस्कृति की संवाहक होती है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए काम किया, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन्हीं योजनाओं से कहीं ना कहीं इस देश की करोड़ों महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिला। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, वो बेहद अफसोसजनक है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बिहार की तमाम महिलाओं को संबोधित किया, तो उस वक्त बिहार की तमाम महिलाएं भावुक हो गई। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये अपमान न सिर्फ उनकी मां का है, बल्कि बिहार की लाखों महिलाओं का है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। हर बार की तरह इस बार भी दीपोत्सव की भव्यता रामनगरी से पूरी दुनिया देखने वाली है। दरअसल इस बार सरकार की खास तैयारी है। दीपोत्सव के मौके पर सरकार की तरफ से संस्कृति विभाग ने ये तैयारी कर रखी है कि इस बार का जो ड्रोन शो होगा उसमें 1000 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उन तमाम ड्रोन्स के जरिए राम की पैड़ी के ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की छवि उकेरी जाएगी। गौरतलब है कि 2024 में जब ड्रोन शो किया गया था तो उसमें तकरीबन 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इनकी संख्या सीधे दोगुनी होने जा रही है। गौरतलब है कि 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, तब दीपोत्सव की शुरुआत की गई, और तब से लेकर अब तक दीपोत्सव की भव्यता साल दर साल बढ़ती चली गई। जहां एक तरफ दियों की संख्या बढ़ाई गई, तो वहीं दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने में सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार का दीपोत्सव सबसे भव्य होगा, सबसे दिव्य होगा और अद्भुत होगा, और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को चोटें आई हैं। हंगामा तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों को वोट चोर, गद्दी छोड़ कहा। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विपक्षी नारेबाजी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी व्हिप चीफ को सदन से निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। इस पूरे मामले पर भड़के शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी और उनके सहयोगी प्रशासन के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। उत्तम आनंद वत्स, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।